नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। शाम के 7:30 बज चुके हैं तो कहानी का दौर जारी है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जयपुर की। राजस्थान के जयपुर में एक जगह लगती है गलता गेट। गलता गेट का रहने वाला एक बिजनेसमैन जो बैटरी का बिजनेस करता था। 20 मई साल 2024 यानी कि कुछ दिन पहले अपने घर से शाम 7:30 बजे वो अपने बेटे से कहता है, बेटे का नाम पीयूष रहता है। पीयूष से कहता है कि पीयूष, मैं दिल्ली किसी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्द घर लौट आऊँगा। बिजनेस के सिलसिले में मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब वह 20 तारीख को 20 मई की रात को राजस्थान जयपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली पहुँचता है। लेकिन अब इधर 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं। बेटा अपने पिता को फोन करता है। पिता का नाम रहता है दिलीप सावरिया। दिलीप सावरिया को वह बार बार अपने पिता को फोन कर रहा था, लेकिन फोन बंद आ रहा था। कभी फोन चालू भी होता तो फोन रिसीव नहीं होता। अब वह परेशान होने लगता है। अब देखते देखते 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब उसके पिता से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। घर वाले भी परेशान थे और पीयूष अब इस कदर परेशान होने लगता है कि वो अब परेशान होकर अपने रिश्तेदारियों में फ़ोन लगाकर पूछता है कि क्या उसके पिताजी वहाँ तो नहीं आए हैं। लेकिन वहाँ से भी खबर आती है कि उनके पिता से, दिलीप सावरिया से तो किसी की मुलाकात ही नहीं हुई है। अब पीयूष घबराने लगता है। घबरा कर जब 1 हफ्तों तक उसके पिता का कुछ भी पता नहीं चलता है तो वो पहुँचता है गलता गेट पुलिस थाने। वहां पहुंचने के बाद वह पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराता है कि उसके पिताजी 20 मई को दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकले थे रात करीब 7:30 बजे, लेकिन करीब 1 हफ्ते हो गए हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस शिकायत दर्ज करती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर ही रही थी कि तभी 28 मई की सुबह पीयूष के मोबाइल पर उसके पिता का व्हाट्सएप मैसेज आता है। जब पीयूष देखता है कि उसके पिता के मोबाइल से कोई मैसेज आया है तो वह बड़ा खुश होता है। अब जैसे ही वो मैसेज को खोलता है वैसे ही उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। अब फिर से मोबाइल उठाता है और देखता है तो दरअसल उसके मोबाइल में जो उसके पिता के मोबाइल से मैसेज आया हुआ था उसमें उसके पिता के हाथ पैर बंधे हुए थे। उसके पिता के मुंह पर टेप लगाई गई थी। अब इस हालात में अपने पिता को देखकर वह रोने लगता है, डर जाता है। अब वह फौरन ही अपने पिता को फोन करता है। जब पिता को फोन करता है तो कॉल रिसीव की जाती है। सामने से आवाज आती है कि तुम्हारे पिता का अपहरण हुआ है और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता जीवित रहें, सही सलामत घर पहुंचे, तो कम से कम 50 लाख रुपए की व्यवस्था करो और व्यवस्था जब पैसे की हो जाए तो तुम मुझे कॉल करना, या फिर मैं दोबारा कॉल करूंगा तो तुम उस पैसे को लेकर जहां मैं बताऊंगा बताए हुए जगह पर आना। अब लड़का फोन रख देता है। अब जब फोन रख देता है तो अब वह बैठकर कई मिनटों तक सोचता है कि मेरे पिता की हालत आखिर ऐसे कैसे हो गई, आखिर किससे मिलने वो गए थे कि उनका अपहरण हो गया है। अब वह फौरन ही जाकर यह बात गलता गेट पुलिस थाने में पुलिस वालों को बताता है। पुलिस वाले जब उस वीडियो को देखते हैं तो बड़ा हैरान रहते हैं। हाथ पैर बंधा हुआ है, मुंह पे टेप चिपकी हुई है और उसके मोबाइल से मैसेज आ रहा है और 50 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। अब पुलिस उस व्यक्ति का यानी कि दिलीप सावरिया के मोबाइल को ट्रेस करती है। जब मोबाइल ट्रेस करती है तो पता चलता है कि मोबाइल जयपुर में ही उसकी लोकेशन दिखा रहा है। अब पुलिस हैरान रहती है कि आखिर जयपुर में उसका किडनैप कौन कर सकता है, किससे उसकी दुश्मनी है। अब पुलिस उसके मोबाइल की लोकेशन लेकर ट्रेस कर उसकी लोकेशन पर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसकी सिर्फ मोबाइल वहीं एक जगह रहती है जयपुर में, उसी जगह पर चौराहे के पास उसकी मोबाइल एक पेड़ के नीचे रखी हुई मिलती है। अब पुलिस हैरान रह जाती है कि आखिर कातिल कौन है, किसने इसके पिता को यानी कि दिलीप सावरिया को किडनैप किया है। अब
यह बात आग की तरह पूरे जयपुर में फैलने लगती है। दिलीप सावरिया काफी नामी गामी आदमी रहता है। अब लोग परेशान होने लगते हैं कि दिलीप सावरिया का भला किससे दुश्मनी थी, कौन किडनैप कर सकता है, पता नहीं वो जिंदा है भी नहीं। अब पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है। जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि उसकी एक लड़की से बात होती थी। लड़की का नाम अंजलि है और अंजलि की कई फोटोज वीडियोज भी उसके फ़ोन में रहती है। अब पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करती है अंजलि की। जब अंजलि की लोकेशन ट्रेस करती है तो उसकी लोकेशन दिल्ली के सत्यम नगर मार्ग पर मिलती है। अब पुलिस वहाँ से अपनी एक टीम लेकर दिल्ली पहुँचती है। दिल्ली पहुँचने के बाद अब जहाँ वो फ़ोन की लोकेशन मिल रही थी सत्यम नगर मार्ग पर, दिल्ली पुलिस की मदद लेकर अब वहाँ पहुँचती है। जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जिस जगह पर लोकेशन आखिरी लोकेशन मिली थी वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, एक कमरा है जो कि बंद है। अब पुलिस लोगों से पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं कि यहाँ एक ई रिक्शा चालक है जिसकी पत्नी का नाम अंजलि है, वो यहीं पर रहती है, और पति का नाम प्रदीप गोस्वामी है जो रिक्शा चालक है। वह कुछ दिन पहले ही 4 धाम के लिए निकले हुए हैं। अब पुलिस हैरान रहती है कि आखिर अंजलि से मुलाकात हुई नहीं, अंजलि मौके पर है नहीं, अब बातचीत किससे की जाए। पुलिस को शक होता है। पुलिस अंदर जाती है और दरवाजा तोड़कर जब अंदर घुसती है तो वहां कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि जो व्यक्ति सावरिया सेठ किडनैप किया गया है उसके कुछ सामान वहां बरामद होते हैं। तो ये पुलिस को अब यकीन हो जाता है कि हो ना हो किडनैपिंग में हाथ अंजलि का ही है। अब पुलिस उस सबूत को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद अब वहां आसपास लगे करीब 300 से भी अधिक कैमरों की तलाशी लेती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है। सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो पता चलता है कि जो दिलीप सावरिया है वो उस सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी से उतरते हुए दिखाई दे रहा है। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि हो ना हो इस किडनैपिंग में हाथ पूरी तरह से अंजलि का है। अब पुलिस अंजलि की लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि अंजलि 4 धाम की यात्रा पर है, करीब देहरादून के आसपास उसकी लोकेशन बताती है। अब पुलिस उसके पीछे एक टीम लगा देती है। अब कुछ ही दिनों बाद दोनों पति पत्नी घूमकर दिल्ली लौटते हैं और जैसे ही दिल्ली लौटते हैं पुलिस उनके पति पत्नी यानी कि अंजलि और गोस्वामी से उनको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर दोनों को थाने ले जाती है। थाने ले जाकर दोनों से पूछताछ करने लगती है। अब अंजलि और जो गोस्वामी रहता है उसका पति ई रिक्शा ड्राइवर प्रदीप गोस्वामी दोनों पुलिस को देखकर डर जाते हैं। अब उन्हें यह पता चल चुका था कि वो पकड़े जा चुके हैं। अब पुलिस से वो बच नहीं सकते हैं। अब पुलिस जब उसे थाने ले जाती है, थाने ले जाकर बेरहमी से पूछताछ करती है, तब अंजलि टूट जाती है और टूटने के बाद एक ऐसी हकीकत बताती है जिसे सुनकर पुलिस वालों के साथ में जो उसका बेटा रहता है पीयूष, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है कई महीने पहले, यानी कि जनवरी के आसपास से। जनवरी के आसपास में जो अंजलि और उसका पति जो गोस्वामी होता है प्रदीप गोस्वामी, दोनों मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले होते हैं। दोनों की नई नई अभी शादी हुई थी, लेकिन दोनों काफी तेज तर्रार थे और जो अंजलि रहती है वह बेहद तेज तर्रार रहती है। कुछ दिनों तक तो वह अपनी पत्नी के साथ मुरैना में ही रिक्शा चलाया करता था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया तो उसकी पत्नी उसे लेकर अब दिल्ली चली जाती है। दिल्ली जाने के बाद सत्यम नगर मार्ग पर वह एक किराए का मकान लेती है। अब वहीं वह अपने पति के साथ रहने लगती है और उसके पति के कई दोस्त रहते हैं, उनसे भी वह दोस्ती कर लेती है और वो एक काम शुरू कर देती है। और इधर पति दिन भर ई रिक्शा चलाया करता था। एक दिन अंजलि वीडियो बैठकर देखती है तो उसमें देखती है कि हनी ट्रैप का काफी मामला चर्चित है। बहुत से लोगों को प्रेम जाल में लोग फंसाकर पैसे लूट रहे हैं। अब जयपुर गलता गेट का रहने वाला दिलीप सावरिया
एक दिन मोबाइल चला रहा था अपने शॉप पर बैठकर, तभी उस पर उसके सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है। जब वह मैसेज देखता है तो बड़ा हैरान रहता है। एक लड़की जो कि अविवाहित रहती है और उसका फोटो रहता है, अच्छा अच्छा फोटो, न्यूड न्यूड फोटो। अब वो उसे देखता है तो वह उसका मन बहकने सा लगता है। मन बहकने लगता है तो वह अब उस पर मैसेज करता है कि आप कौन। वह बताती है कि मैं दिल्ली की रहने वाली अंजलि हूँ। मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी सोशल मीडिया पे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। अब यह बात सुनते ही सावरिया सेठ भी अपनी आदतों में, या यूँ कहें कि वो बहक जाता है। एक खूबसूरत लड़की को देखकर सावरिया सेठ बहक जाता है और बहकने के बाद अब उससे चैटिंग शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं। नंबर आदान प्रदान करने के बाद अब सावरिया सेठ अंजलि से बातचीत करना शुरू कर देता है। बातचीत करना शुरू करता है तो फोन पर अंजलि अपनी सारी बात बताती है। वह बताती है कि वो अविवाहित है और वह दिल्ली में एक कंपनी में काम करती है। अब इधर देखते देखते सावरिया सेठ दिलीप उस लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था। वो अब आए दिन छुप छुप कर घर वालों से, बच्चों से, बीवी से अपनी दुकान पर फोन कॉल पर, वीडियो कॉल पर बातें किया करता था। और इधर लड़की वीडियो कॉल पर बात कर उसकी वीडियो भी बनाया करती थी। अब न्यूड वीडियो बनाकर वो अपने पास इकट्ठा स्टोर करती थी और इधर दोनों रात रात को बातें करते थे और लड़की बिना कपड़ों के ही उसके सामने आकर उससे बात किया करती थी। अब उसको अपने पूरा विश्वास में ले लेती है। दिलीप सावरिया को लगता है कि लड़की बहुत अच्छी है, बहुत चाहती है। और लड़की एक दिन दिलीप सावरिया से कुछ पैसे की मांग करती है। दिलीप सावरिया अब इस कदर उसे चाहने लगा था कि उसकी बातों में आ जाता है और उसे करीब 30,000 रुपए दे देता है। लड़की उधार के तौर पर वह पैसे लेती है। कुछ समय और गुजरता है, दोनों बातचीत करने लगते हैं। तो अब फिर से दिलीप से वह लड़की अंजलि फिर से पैसे की मांग करती है। दिलीप कहता है कि पहले पुराना पैसा तो चुकता कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे दे पाऊं। ठीक है। अब लड़की कहती है कोई बात नहीं, पैसे आपके पास नहीं है तो मैं किसी और से ले लूंगी। और फिर उसके अपने प्रेम जाल में फंसाए रखती, बातचीत करती रहती है। अब एक दिन उस दिलीप सावरिया की जब सारी हकीकत वो जान जाती है कि दिलीप सावरिया काफी पैसे वाला आदमी है, बैटरी का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तब तो उसे फोन करती है। फोन कर कहती है कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास दिल्ली आए और हम दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें। अब दिलीप सावरिया भी उस लड़की के बात में आ जाता है अंजलि के, और उसके प्यार में जाने के लिए, मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और 20 मई को अपने बेटे से कहता है कि वो बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहा है। और रात को अपने बेटे से यह बात कहकर वह ट्रेन पकड़ता है और दिल्ली निकल जाता है। अंजलि जाती है दिल्ली और अपने दोस्तों के साथ दिल्ली के स्टेशन से उसे पिकअप करती है और लेकर अपने कमरे पर जाती है। कमरे पर जाने के बाद अब उसके वहाँ कई दोस्त मौजूद रहते हैं। अब वहाँ पर जैसे ही वो अंदर पहुँचता है, दरवाज़ा बंद कर, अंजलि, उसका पति और उसके 2 साथी मिलकर उसको किडनैप कर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद मुंह पर जब वो शोर मचाता तो टेप चिपका देते हैं और वो कहते हैं कि अपने घर फोन करो, कॉल करो और 50 लाख रुपए की मांग करो। अब वो इस बात पर तैयार नहीं होता है। दिलीप सावरिया समझ चुका था कि वह हनी ट्रैप में फंस चुका है। लड़की कहती है कि अगर वह पैसा नहीं देगा तो उसकी वीडियो वह वायरल कर देगी और फिर उसे कहीं ना कहीं समाज का सामना करना पड़ेगा, उसकी हकीकत सामने आ जाएगी। अब वह बेहद डरने लगता है, लेकिन वह जानता था कि इतना पैसा वह दे नहीं पाएगा। वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी अंजलि उसका फोन लेकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, हाथ पैर बंधे हुए, और 28 मई की सुबह उसके बेटे पर सेंड कर देती है। और जैसे ही बेटा देखता है, पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराता है। वो बताता है कि उसके पिता किडनैप हो चुके हैं और उनकी वीडियोस आई है। अब पुलिस जांच पड़ताल करते हुए दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पहुंचने के बाद सीसीटीवी फुटेज देखती है।
सीसीटीवी फुटेज देखती है तो कई बार पति पत्नी अंजलि और उसके पति और उसके दो साथी किसी सामान को नाले की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। बोरियों से बंधा हुआ कुछ सामान रहता है। अब पुलिस को शक होता है कि कहीं ना कहीं उसका कत्ल कर दिया गया है। पुलिस कई नालों की तलाशी लेती है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाशी करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। इसी बीच दोनों अंजलि और उसके पति चार धाम घूमकर जब वापस आते हैं, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने किडनैप किया था पैसों की लालच में और उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते थे। और जब वह मानने को तैयार नहीं थे तो उन्हें लगा कि अब वह फंस जाएंगे और उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, तो वह जो भी दिलीप सावरिया के पास पैसा था वह लेकर और उसका कत्ल कर, बेरहमी से कत्ल कर, उसको बोरियों में बांधकर पास के ही एक नाले में रात को ले जाकर फेंक दिया। अब पुलिस उनके बताए हुए जगह पर जाती है। नाले में जाकर एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, वह नाले में घुसता है और नाले से उसकी दिलीप सावरिया की बॉडी बरामद होती है। अब जैसे ही बॉडी पीयूष देखता है, वह पागल हो जाता है, वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी, दम घुटने से उसकी मौत हुई है। अब पुलिस अंजलि और उसके पति ई रिक्शा चालक जो प्रदीप गोस्वामी रहता है उसे गिरफ्तार करती है और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार करती है। एक साथी उसका अभी भी फरार है। चार लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल में भेज देती है। अब उधर जब पीयूष अपने घर जाता है अपने पिता को लाश लेकर, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, परेशान रहते हैं। मातम छाया रहता है उसके घर पर, आसपास कॉलोनियों में। उसका अंतिम दाह संस्कार करता है और इधर इन चारों को पुलिस जेल भेज देती है और एक अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाश अभी भी जारी रखे हुए है। देखना है कि पुलिस खैर उसको कब गिरफ्तार करती है। तो साथियों, अक्सर ये हनी ट्रैप का मामला सामने आता है कि अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों को, अच्छे अच्छे लोगों को अच्छी अच्छी लड़कियां अपनी फोटोज वगैरह दिखाकर, न्यूड वीडियो वगैरह दिखाकर फंसाने का काम कर रही है। और यह पहला मामला नहीं है, लेकिन यह कत्ल का मेरी नज़र में शायद पहला मामला है कि ब्लैकमेल कर हनी ट्रैप पे किसी का कत्ल किया गया हो। बाकी अभी तक जितने मामले सामने आए हैं सभी में सिर्फ ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, पैसे के लेन देन का मामला सामने आया है। तो साथियों, जरूरत है जागरूक रहने की, सावधान रहने की। और हमारी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि आपको जागरूक करना, सावधान करना, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं। चलते चलते साथियों, कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है जुबैर खान भाई हैं, विजेंद्र पाठक जी हैं, बहन स्नेहा सिंह जी हैं, शशांक जी हैं, रामनाथ कुमार श्रीनगर सीआरपीएफ से हैं, अरुण शर्मा जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।